शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ करते हैं। महानवमी के दिन मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 57 नए केंद्रीय विद्यालय, 4600 शिक्षकों की भर्ती और दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन का भी ऐलान किया गया है। साथ ही असम में जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ हाईवे बनाया जाएगा। सरकार किसानों से दाल खरीदेगी, रबी की एमएसपी भी बढ़ाई गई है और फसलों की खरीद के लिए करीब 85,000 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियोयों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डीआरएस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब 49 लाख एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 11,440 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ आत्मनिर्भर बनना पल्सेस में ये एक नया मिशन चालू किया जा रहा है। 6 साल के इस मिशन में कई सारे नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे। तो चलिए कैबिनेट के इन अहम फैसलों की थोड़ी और डिटेल लेते हैं। हमारे साथ है अब हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, करीब 1.25 लाख करोड़ की योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और हम आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा फैसला कैबिनेट की माने तो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए। यहाँ पे महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। जो अभी महंगाई भत्ता 55% होता था, वो अब बढ़कर के 58% हो जाएगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि 3% की बढ़ाई हुई महंगाई दर या फिर महंगाई भत्ता डीए जिसको कहते हैं, ये महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा माना जाएगा। यानी जब नवंबर की सैलरी आएगी, इस महीने की सैलरी जब अगले महीने आएगी तो एरियर के तौर पर ये सारा पैसा आपको मिलेगा। तो जब दिवाली मना रहे होंगे केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनधारी, तो ये महंगाई भत्ता और महंगाई भत्ते का एरियर मिलकर के एक अच्छी खासी रकम उनके खाते में आती हुई दिखेगी सैलरी के तौर पर। दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया वो है केंद्रीय विद्यालयों को लेकर। केंद्रीय विद्यालय में लोग एडमिशन को लेकर बड़ी मारामारी करते हैं, तो अब 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, इसका फैसला लिया गया है। किसानों के लिए 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक है दलहन। दरअसल दलहन के इंपोर्ट पर निर्भरता हमारी काफी ज्यादा रहती है। करीब 22 लाख टन दलहन का हम इंपोर्ट करते हैं। दलहन के इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म हो, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए आत्मनिर्भर मिशन दलहन के लिए शुरू की गई है। 6 साल में इस पर 11,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो है आपको रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है 2026-27 मार्केटिंग सीजन के लिए, जिसमें गेहूं, चना, मसूर समेत 7 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। एमएसपी बढ़ने से करीब किसानों को अतिरिक्त 84,263 करोड़ रुपए मिलेंगे। और असम में एक एलिवेटेड कॉरिडोर जो है के साथ हाईवे बनाने का फैसला लिया गया है। दरअसल वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। वहां पे हो क्या रहा था कि नीचे वहां पे ये था, जंगल थे, वहां पे जानवर रहा करते थे, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना था। तो वहां से एलिवेटेड हाईवे बनाने का फैसला यहाँ पे लिया गया है ताकि जंगल को भी नुकसान ना हो और सड़क भी यहाँ पे बन सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात करेंगे आज के एक और बड़े इवेंट की। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए रेपो रेट को 5.5% पे बरकरार रखा है। रेपो रेट मतलब वो पैसा जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, तो उसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं। एमपीसी का रुख भी न्यूट्रल पर बरकरार रखा है। हालांकि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है, जबकि रिटेल महंगाई का अनुमान 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया है। आरबीआई ने इस बार दरों में तो कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ब्याज दरों में और कटौती करने के संकेत जरूर दिए हैं। There has been a significant moderation in inflation. Moreover, the prevailing global uncertainties and tariff-related developments are likely to decelerate growth in H2 this year and beyond. The current macroeconomic conditions and the outlook has opened up policy space for further supporting growth.
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बार की क्रेडिट पॉलिसी के बजाय एक तरह से बैंकिंग पॉलिसी का ऐलान किया। उन्होंने ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन बैंकिंग और एनबीएफसीज के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। तो ये क्या बड़े ऐलान है, किस तरह से बैंकिंग सेक्टर को इसका फायदा मिलेगा, ये सब कुछ बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोदा। अगर हम आरबीआई की पॉलिसी को छोड़ के जो फाइन प्रिंट पे बात करें, जहां एक बड़ा इम्पैक्ट आपने देखा है आज बाजार में, खास करके बैंकिंग शेयरों में और कॉन्ग्लोमरेट शेयरों में, तो एक एक करके पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले इंडियन बैंक्स को अब अलाउ किया है एमएनए एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। उनको कहीं ना कहीं जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप कोई एक्विजिशन को फंड नहीं कर सकते, खास करके ओवरसीज एक्विजिशंस होते हैं, तो वो जो घरेलू कंपनियों की फंडिंग का इशू था उसके ऊपर आरबीआई ने क्लैरिटी दी है और प्रपोजल रखा है कि अब बैंक्स भी जो है एक्विजिशन इंडियन कॉर्पोरेट्स का जो होते हैं उनको फंड कर सकेंगे। आईपीओ फंडिंग को लेके और जो लोन अगेंस्ट शेयर्स हैं उसको लेके फंडिंग लिमिट बढ़ाई गई है। इनफैक्ट जो आईपीओ के लिए 20 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको 10 लाख से 25 लाख जो है इन्होंने ओवरऑल लिमिट को बढ़ाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लार्ज एक्सपोजर्स हैं, लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स को जो बैंक लोन्स देती हैं, अभी जो कैपिंग है उसको कैपिंग को हटा के एक डायनामिक बेसिस पे रिस्क मैनेजमेंट किया जाए, ऐसा आरबीआई का प्रपोजल है। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस दिए जाएंगे जो काफ़ी दशकों से बंद है। रिस्क वेटेज जो है एनबीएफसी फाइनेंसिंग के लिए उसको कम किया गया है, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी प्रोजेक्ट्स है, जिसका मतलब ये है जहाँ कैश फ्लोज आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। शायद उनका इशारा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे है, सोलार प्रोजेक्ट्स, विंड प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, जहाँ बड़ा निवेश लगता है और बड़ी अवधि के लिए उनके कैश फ्लोज प्रेडिक्टेबल होते हैं। ऐसे चीज़ों में जो लोन लिमिट बढ़ाई गई है। इसके अलावा क्रेडिट लॉस का जो ईसीएल फ्रेमवर्क है, जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, उसको लागू किया जाएगा, लेकिन वहाँ एक ग्लाइड पाथ दिया गया है जिसके द्वारा आप धीरे धीरे करके प्रोविजनिंग करिए, और जो ईसीएल नॉर्म्स आरबीआई लागू करने वाला है अप्रैल 2027 को, उसको जो है अमल में लाया जाएगा। ये पॉजिटिव है क्योंकि ग्लाइड पाथ दिया है आरबीआई ने, एकदम सख्ती से इसको अमल में नहीं लाया जाएगा, इसको एक ग्लाइड पाथ दिया गया है। और ऑब्वियसली जो बैंक्स और उनकी एनबीएफसीज के बीच में आर्म्स लेंथ पे पहले ट्रांजैक्शंस होते थे, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी आरबीआई की, उसको भी हटा दिया गया है। और शायद इसीलिए आज प्राइवेट बैंक्स, खास करके कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिनकी एनबीएफसीज हैं और दूसरे बिजनेसेस हैं, यहाँ इनको फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। राइट, तो बड़े ऐलान एनबीएफसीज, बैंक्स और उनके बिजनेसेस, एसोसिएट बिजनेसेस के लिए। तो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आज एक बड़ा हिस्सा रहा। इधर आरबीआई पॉलिसी को बाजार ने भी शानदार सलामी दी है। बाजार में 8 दिनों की गिरावट के बाद आज जबरदस्त जोश दिखा। निफ्टी और सेंसेक्स शानदार बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स में 716 तो निफ्टी में 225 पॉइंट की जोरदार तेजी रही। वहीं निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 3.25% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज खरीदारी रही। बैंकिंग, डिफेंस, फार्मा शेयरों में खरीदारी रही, तो रियल्टी, ऑटो, आईटी इंडेक्स ने भी दमदार प्रदर्शन आज किया है। आज से स्विट्जरलैंड समेत यूरोप के 4 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। अब स्विस चॉकलेट, स्विस घड़ी समेत कई चीजें अपने देश में ही सस्ते में मिला करेंगी। इस एग्रीमेंट की क्या खास बातें हैं, जानने के लिए एक बार फिर से बात करेंगे हम अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, ये तो कुछ मोटी बातें हो गई, स्विस चॉकलेट, स्विस घड़ियां, लेकिन और क्या फायदे मिलने वाले हैं अब इस ट्रेड एग्रीमेंट से? देखिए, दरअसल यूरोप के 4 देश जो हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे भी शामिल है, इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन किया गया था वो आज से लागू हो गया है। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने से क्या होगा कि हमारे कई सारे सामान जब इन देशों में जाएंगे तो वहां पे वो देश इंपोर्ट ड्यूटी या तो नहीं लगाएंगे तो बहुत कम लगाएंगे। वैसे ही उनके सामान जब हमारे देश में आएंगे तो हम या तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो कम लगाएंगे। तो आज से जब लागू हुआ है तो कई सारे प्रोडक्ट हैं जिस पर इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम हो जाएगी, तो इन देशों के सामान यहाँ पे सस्ते मिला करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण करूं मैं, इसमें सबसे ज्यादा रहती है बात उन लोगों की जिनके नौकरी को लेकर के। तो 15 साल में 10 लाख नौकरी यहाँ पे मिलेंगे, इन एग्रीमेंट से ये अनुमान लगाया जा रहा है। इन देशों की तरफ से $100 बिलियन का निवेश किया जाएगा, ये यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। और अगर आइटम वाइज देखें तो सबसे ज्यादा स्विस वाइन की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। तो स्विस वाइन अगर $5 इससे महंगी है तो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी अभी 150% लगती है।
वो इंपोर्ट ड्यूटी में 50% तक की कटौती की जाएगी और वो घटा करके 75% तक लाया जाएगा। यानी ये वाइन अब यहाँ पे सस्ता मिलेगा। स्विस वॉच है, वहां पे 7 साल में इंपोर्ट ड्यूटी 20% से घटा करके 0 कर दी जाएगी। तो स्विस वॉच जो है वो भी सस्ता में मिला करेगा। स्विस चॉकलेट की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। इनफैक्ट जब आप जाते होंगे बाहर तो लोग डिमांड करते हैं वहां से स्विस चॉकलेट लेते आइएगा, तो वहां पर भी 10 साल में इंपोर्ट ड्यूटी 30% से घटा करके 0 कर दी जाएगी। यानी अभी से लेके ड्यूटी घटना शुरू होगा और 10 साल में बिल्कुल 0 हो जाएगा। जितना वहां मिलता है तो उतना में यहाँ मिलेगा। ऐसे ही भारत से कॉफी का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ेगा। मछली, श्रिम्प जैसे सामान भारत से इन देशों में ज्यादा जा सकेंगे। इस तरह से आपसी कारोबार काफी बढ़ेगा और आम लोगों को भी सस्ते में चीजें मिलेंगी, रोजगार भी मिलेगा। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो अब स्विस चॉकलेट्स, घड़ियाँ, इनफैक्ट वाइन, तमाम चीज़ें भारत में सस्ते में मिलते नजर आएंगी और हमारे एक्सपोर्ट्स भी इन देशों में बिना ड्यूटी या टैरिफ्स के जा पाएंगे। अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है और सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। तो आज हम बिहार चुनाव पर ही आवाज अड्डा करेंगे। बैटल ऑफ बिहार, किसका पलड़ा भारी? तो जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर हमारे साथ। बैटल ऑफ बिहार में किसका पलड़ा भारी? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और कुछ और खबरें। आरएसएस के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि घुसपैठिए देश की डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे हैं। संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर चलते हुए आरएसएस को अंग्रेजों और निजाम के हाथों दमन सहना पड़ा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि संघ के संस्थापक केबी हेडगेवार समेत आरएसएस नेताओं को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विविधता भारत की आत्मा है जिसे घुसपैठियों से खतरा है, इसलिए उन्हें लाल किले से डेमोग्राफिक मिशन का ऐलान करना पड़ा। भारत की आत्मा हमेशा विविधता में एकता ही रही है। अगर इस सूत्र को तोड़ा गया तो भारत की शक्ति भी कमजोर होगी और इसलिए हमें इस सूत्र को निरंतर जीना है, उसे मजबूती देनी है। साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। और आपकी राशि में अक्टूबर का महीना कैसा रह सकता है? दिवाली और दशहरे वाले इस महीने में आपके जीवन में भी दिवाली और दशहरे का आनंद कैसे आएगा, ये बताएगा आपके निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला। जरूर जुड़िएगा आज हमारे साथ 5:57 पर। नमस्कार।